हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान, इन तीन बातों के अलावा नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कोई बात नहीं की। पिछले 75 साल की आजादी में हिंदुस्तान ने अगर कुछ खोया है तो 10 साल में खोया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम अपने देश को कहते हैं, और उस देश का प्रधानमंत्री पानी की टूटियों पे वोट मांग रहा है, भैंसों पे वोट मांग रहा है, मंगलसूत्र पे वोट मांग रहा है, हिंदू मुसलमान पे वोट मांग रहा है। आपको लगता है अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश में शिक्षा का प्रचार होगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा? हुआ है 60 साल से, और किसने किया? कांग्रेस ने किया। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि देश को लूट लिया कांग्रेस वालों ने। जो कांग्रेस ने 60 साल में बनाया, ये मूर्ख व्यक्ति बेच तो रहा है 10 साल से। क्या क्या बेच दिया इन्होंने? सब कुछ बेच दिया। रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, शिक्षा बेच दी। देश 2050 में विकसित हो जाएगा। अब मतलब 50 तक नरेंद्र मोदी को जिंदा रखें, क्या गारंटी है 50 तक ये जिंदा रहेगा? देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। कांग्रेस के राज में राजतंत्र चल रहा था और आज भी राजतंत्र चल रहा है, क्योंकि राजा का बेटा राजा बन रहा है और उसी परिवार से वो आने की वजह से प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं कांग्रेस वाले। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोकतंत्र की हत्या होगी? हरियाणा में मतलब आपने बता दिया कि 10 सीटें आ रही हैं, तो नानोद विधानसभा से कौन जीत रहा है? रणजीत वसीज, जयप्रकाश जेपी। जयप्रकाश जेपी जीत रहे हैं, 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। भारत देश में कांग्रेस का प्रचार करते हैं, अपने आप को कांग्रेस का प्रत्याशी बताते हैं, कांग्रेस के साथ बताते हैं, लेकिन वोट नहीं मांग रहे थे। उसके पीछे आपको क्या लगता है? क्योंकि आपकी पार्टी के ही नेता हैं वो भी। क्या पता वो कांग्रेस को वोट देना ना चाहते हो भाई, इसलिए नहीं आए हो। क्या पता वो रणजीत सिंह को वोट देना चाहते हो, इसलिए जयप्रकाश के साथ ना आए हो। आप जो कांग्रेस की टिकट तो जेब में लेके घूमते हैं और कांग्रेस को कभी जीतना देना चाहते नहीं। जब उनकी टिकट आ जाए तो कांग्रेस ही हो जाओ, जब उनकी टिकट ना आए तो बीजेपी को वोट डलवा दो। ऐसे लोगों ने कांग्रेस को यहाँ खत्म कर दिया था। नमस्कार, अमन नाम है हमारा। हरियाणा प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आज 2 जून है, 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है। और जो कैमरे में आपको नजर आ रहे हैं वो हरियाणा प्रदेश के उभरते युवा नेता जस्सी पेटवड़ हैं। जस्सी पेटवड़ ने हिसार लोकसभा में पूरे प्रचार प्रसार के साथ हिसार लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार थे जयप्रकाश जेपी, उनके लिए वोट मांगे हैं। और 4 जून को रिजल्ट आएंगे हिसार लोकसभा का ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, पूरी दुनिया में ये पता चलेगा कि भारत में किसकी सरकार बनेगी। और उससे पहले हम जस्सी पेटवड़ भाई के पास पहुंचे हैं कि हिसार लोकसभा से कौन जीत रहा है और हरियाणा प्रदेश से कौन जीत रहा है और पूरे भारत में किसकी सरकार बन रही है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई साहब ये बताइए, हिसार लोकसभा का सबसे पहले बताइए कि रणजीत सिंह चौटाला वसीज जयप्रकाश जेपी की टक्कर थी कांटे की, तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? नहीं, कोई टक्कर नहीं थी और जयप्रकाश जी 1 लाख वोटों से जीतेंगे और टक्कर वाली कभी बात लगी ही नहीं, क्योंकि ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी का था। ये चुनाव पूरे देश की जनता लड़ रही थी बीजेपी से कि 10 साल का जो नरेंद्र मोदी जी का झूठ का, भ्रष्टाचार का और ईडी और सीबीआई का जो शासन रहा, उस शासन के खिलाफ जनता की लड़ाई थी और जनता ने ये लड़ाई बड़ी बखूबी लड़ी है। और देश में लगभग 300 से ज़्यादा सीटों से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन, नरेंद्र मोदी जी की झूठ की राजनीति से इस देश को छुटकारा मिलेगा। और परसों 4 जून को नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे और हिसार से जयप्रकाश जेपी जी 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे और 10 की 10 सीटें, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीत रही है। देश को अचंभित करने वाले नतीजे हरियाणा प्रदेश देगा और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि अब की बार जो इंडिया अलायंस है उसको बाहर ही कर देंगे हम, अब की बार 400 पार। 75 पार का भी नारा दिया था 2019 में हरियाणा में, 40 पे रह गए थे। ये नारा केवल जनता को भ्रमित करने के लिए था। नरेंद्र मोदी जी को ये लगता था कि उनकी झूठ पे हर बार देश के जो नागरिक हैं वो भरोसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस बार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को ही बाहर करने का फैसला कर लिया। एनडीए गठबंधन बाहर हो चुका है, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी है। 400 जो नारा मोदी जी ने दिया था वो केवल लोगों को घोषणा था। केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान, इन 3 बातों के अलावा नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कोई बात नहीं की। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहा हूँ, पिछले 75 साल की आजादी में हिंदुस्तान ने अगर कुछ खोया है तो 10 साल में खोया है। इस वैज्ञानिक युग में, इस चमत्कारिक युग में, जहाँ हर देश 8G, 10G, 7G की बात करता है, वहाँ हम 5G भी अच्छी तरह से नहीं ला पाए। इस वैज्ञानिक युग में हमने एक ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को 10 साल देश की सत्ता सौंप दी और हमारे देश का दुर्भाग्य हुआ, गर्त में चला गया ये देश। यहाँ चाहिए एक ऐसा पढ़ा लिखा राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री, अटल बिहारी जैसा ऊंची सोच रखने वाला प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जैसा महान अर्थशास्त्री, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था हमें। हमने कहाँ एक मूर्ख अनपढ़ व्यक्ति को इस देश की सत्ता सौंप दी, जहाँ 10 साल में देश गर्त में चला गया। इस देश के प्रधानमंत्री से घटिया सत्र की बातें कोई नेता नहीं कर
कर सकता। कांग्रेस आई तो आपकी पानी की टूटियां खोल ले जाएंगे, 2 भैंसें होंगी कांग्रेस 1 भैंस ले जाएगी, आपके मंगलसूत्र गिरवी रख देंगे। अरे किन मूर्खों ने, किन अनपढ़ लोगों ने इस आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था। मुझे तो आज खुद मैं उसमें शामिल था, उस मूर्खों वाली लाइन में। जब नरेंद्र मोदी जी को हम ये सोच रहे थे कि 2014 में मोदी जी आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ हमारे लिए बढ़िया चीजें होंगी, उस लाइन में मैं खुद था। दुर्भाग्य था वो दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब तो इस देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो पढ़ा लिखा हो, जो लंबी सोच रखता हो, जो हर चीज में देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सके। ना मंदिर के नाम पे वोट मांगे, ना मस्जिद के नाम पे वोट मांगे, ना भारत को पाकिस्तान से लड़ाने के नाम पे वोट मांगे, ना कभी पानी की टूटियों के नाम पे वोट मांगे, ना कभी भैंसों पे वोट मांगे। ये किस देश के प्रधानमंत्री का सत्र है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम अपने देश को कहते हैं, और उस देश का प्रधानमंत्री पानी की टूटियों पे वोट मांग रहा है, भैंसों पे वोट मांग रहा है, मंगलसूत्र पे वोट मांग रहा है, हिंदू मुसलमान पे वोट मांग रहा है। एक बार भी मोदी जी ने खड़ा होकर ये नहीं कही कि भाई मैंने देश में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी। एक बार मोदी जी ने खड़ा होकर ये नहीं कही कि भाई मैंने देश में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट खोले हैं, सबसे बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, कभी नहीं कहा। आपको लगता है अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश में शिक्षा का प्रचार होगा, शिक्षा पे काम होगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा? हुआ है 60 साल से, और किसने किया? कांग्रेस ने किया है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि देश को लूट लिया कांग्रेस वालों ने। अरे जो कांग्रेस ने 60 साल में बनाया, ये मूर्ख व्यक्ति बेच तो रहा है 10 साल से। कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को तो ये बेच रहा है आए दिन। क्या क्या बेच दिया इन्होंने? सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, शिक्षा बेच दी। ये तो कह रहे हैं कि ये सब करने से देश विकसित हो जाएगा, देश 2050 में विकसित हो जाएगा। बस अब मतलब 50 तक नरेंद्र मोदी को जिंदा रखें, क्या गारंटी है 50 तक ये जिंदा रहेगा? नरेंद्र मोदी जीवित रहे या ना रहे, 2050 में भारत विकासशील से विकसित हो जाएगा, इनका कहना है, बीजेपी वालों का नारा है। विकसित बनेगा तब जब इस देश में कांग्रेस का शासन होगा, कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा। राहुल गांधी जी की सोच, जो सोच उनकी है युवाओं को रोजगार देने की, किसानों के कर्जे माफ करने की, दोगुनी आमदनी करने की, महिलाओं को घर बैठे उनको सशक्त करने की जो नीति है, उस नीति पे जब देश चलेगा, जब तरक्की कब होगी, विकसित कब होगा देश? विज्ञान में देश आगे बढ़ेगा। जब हम वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, जब हम वैचारिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, ये देश तब मजबूत बनेगा, तब विकसित बनेगा ये देश। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में पूरे दुनिया में अग्रणी पंक्ति में खड़े होंगे, तब ये देश विकसित होगा। अरे बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में 5100 स्कूल बंद कर दिए यार, सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकारी जो स्कूल बंद किए गए हैं उनमें बच्चों की संख्या कम थी, इसलिए बंद करना पड़ा उन्हें। शिक्षा का सत्र सुधारो। 60 साल में कांग्रेस गांव वाइज 3 स्कूल के लेके आई, प्राइमरी लेके आई, सीनियर सेकेंडरी लेके आई, सेकेंडरी स्कूल लेके आई, लेकिन इन्होंने बंद कर दिए। तब कहाँ थे बच्चे? कांग्रेस कैसे चला रही थी फिर? क्योंकि इन्होंने एक ऐसे नियम बनाए, उन नियमों के कारण सरकारी स्कूलों की व्यवस्था थी वो व्यवस्था खराब होगी, नई भर्तियां नहीं की, उनमें स्टाफ लगा नहीं पाए। अब जब एक स्कूल में 10 टीचरों की जरूरत है, वहां टीचर 2 हैं, तो कैसे उस स्कूल में बच्चे आएंगे? बताओ आप, 10 ही रहेंगे उस स्कूल में तो फिर बच्चे। बीजेपी वाले और जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। कांग्रेस के राज में राजतंत्र चल रहा था और आज भी राजतंत्र चल रहा है, क्योंकि राजा का बेटा राजा बन रहा है। राहुल गांधी उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार से राजीव गांधी आते थे, सोनिया गांधी आती थी, और उसी परिवार से वो आने की वजह से उनको आज प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं कांग्रेस वाले। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोकतंत्र की हत्या होगी? कौन सी हत्या होगी? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तीनों में से कोई प्रधानमंत्री बन सकता था 2004 में? बना कौन? मनमोहन सिंह बने। किस कौन से परिवार ने ले ली और कौन सा राजतंत्र चल गया? मनमोहन सिंह के पिताजी कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? लेकिन सोनिया गांधी जी ने देखा कि एक ऐसा महान अर्थशास्त्री इस देश को हम देंगे, एक महान प्रधानमंत्री देंगे जो खुद अर्थव्यवस्था का जायजा कर सके, जो खुद अपनी सरकार को एक अच्छे मजबूत ढांचे से चला सके और देश का ढांचा मजबूत होता जाए। 2004 में सोनिया गांधी ने चुना था मनमोहन सिंह जी को। और किसने चुना था? सोनिया गांधी नहीं चुना था। और किसने चुना था? संसदीय दल की नेता तो सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी नहीं चुना था उनको। रही बात सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति बनाने की बात आई, तब कोई गांधी परिवार से बना था? अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बनाया था। कौन सा राजतंत्र है? राजतंत्र तो यहाँ चल रहा है। अमित शाह का एक नालायक और नाकाबिल बेटा इस देश का क्रिकेट थामे बैठा है। प्रेम कुमार धूमल जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, उसका बेटा केंद्र में मंत्री है और आज वो देश के खेलों के ऊपर कब्जा जमाए बैठा है। किसका कौन, कितने नाम आपको गिनाऊं? 242 टिकटें ऐसी बांटी गई बीजेपी वालों ने जो तुरंत प्रभाव से दूसरी पार्टियों से आई। पूरे देश में 242 सीटें। जो आदमी 10 साल में अपने नेता नहीं पका पाया, जो अपनी 10 साल में कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, अपने टिकटार्थी नहीं बना पाए, वो क्या देश का भला करेंगे? 242
लोग रात की रात को हरियाणा में 6 सीटों पर कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे थे, एक पे एक निर्दलीय रणजीत सिंह जो कभी बीजेपी के नहीं थे। रणजीत सिंह तो पिछले 5 साल से हरियाणा में मंत्री हैं, इस वजह से वो बीजेपी में आ गए। वो तो निर्दलीय थे, बाहर से सपोर्ट था। ऐसे तो जेजेपी को भी बाहर से सपोर्ट था, वो बीजेपी के थोड़े थे। कहने को तो ये भी सुनने में आता है कि हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश की, तो जेजेपी वालों ने भी बीजेपी के लिए वोट मांगा है। अब जो हरियाणा में सरकार टूटी है, ये भी एक षड्यंत्र के तहत तोड़ी गई है। बिल्कुल इनकी मिली भगत थी और आईएनएलडी और जेजेपी दोनों ने बीजेपी के वोट गिरवाए। इस हार में दोनों ने, इनेलो ने और जेजेपी ने, दोनों ने रणजीत चौटाला को वोट शिफ्ट किया है। और नारायण हल्के में एक नेता है जिनकी रिश्तेदारी पड़ती है कापड़ो, उन कापड़ो वाले ने, उन सगे रिश्तेदारों ने सारी वोट बीजेपी को डाली है। और भी बहुत सारे हैं। कौन सी पार्टी के नेता है? इनेलो के नेता है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, जेजेपी और इनेलो के जितने नेता घूम रहे, एक दो को छोड़ दो, सबके वोट शिफ्ट रणजीत सिंह को हुए। तो रणजीत सिंह को क्यों देने पड़े वोट? तो इनके तो खुद के उम्मीदवार लड़ रहे थे यहाँ से चुनाव। ये बी टीम है ना बीजेपी की। इंडिया आईएनएलडी और जेजेपी वाले बी टीम के हैं। बिल्कुल। तो आईएनएलडी और जेजेपी के वालों की तो वैसे नहीं बनती, इसी वजह से तो जेजेपी पार्टी बनाई गई थी, क्योंकि आईएनएलडी के साथ उनका गठबंधन चल नहीं रहा था। बीजेपी के साथ तो नहीं बनी ना, बीजेपी के साथ वो बीजेपी की सपोर्ट की कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा ये आपस में वोट डलवा रहे थे, बीजेपी को वोट। दोनों बीजेपी को वोट कैसे दे सकते? दोनों दे क्यों नहीं दे सकते? सारा देश में गठबंधन हो रहा है, एनडीए गठबंधन, वो भी तो दे ही रहा है। अभय सिंह चौटाला का तो पीछे एक बयान आया था जब इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा था कि अभय सिंह चौटाला इंडिया गठबंधन के में आने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे कभी पूछा ही नहीं गया इस बारे में। बस फिर वो इसलिए नहीं पूछा गया ना क्योंकि वो देर सवेर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? इंडिया गठबंधन के जो गठबंधन की जो सभी पार्टीज हैं उनकी कल मीटिंग हुई है, शाम 7 बजे उनकी सबकी मीटिंग थी, वो फैसला करेंगे। ये मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के हाथ की बात नहीं है, बहुत बड़े लेवल की बात है। और इंडिया गठबंधन के लोग तय करके 4 तारीख कल परसों जब नतीजे आएंगे, नतीजों के बाद जस्ट 2 दिन बाद 3 दिन बाद देश का अगला प्रधानमंत्री मिल जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। अब हमारी गाड़ी हम दिल्ली से हरियाणा की ओर लाते हैं और हरियाणा से हम लाते हैं सीधे हिसार में, और हिसार से हम सीधे लाते हैं हमारे जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, जिस क्षेत्र से मैं खुद आता हूं, विधानसभा क्षेत्र नारनुंद। तो भाई साहब, नारनुंद से कैसा माहौल है हरियाणा में? मतलब आपने बता दिया कि 10 की सिर्फ 10 सीटें आ रही हैं, तो नारनुंद विधानसभा से कौन जीत रहा है? रणजीत वर्सेस जयप्रकाश जेपी। जयप्रकाश जेपी जीत रहे हैं, 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो जयप्रकाश जेपी जी जीत रहे हैं, तो साथ के साथ ये भी देखने में आता है कि आप यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए आप वोट मांग रहे थे, लेकिन जो विधानसभा नारनुंद विधानसभा के जो उभरते हुए और नेता हैं, जैसे कि मैं कैमरे के सामने नाम लूंगा, डॉक्टर अजय सिंह और सोनिया दुहन, वो लोकसभा में वोट मांगते हुए नजर नहीं आए जयप्रकाश जेपी के लिए। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उनसे पूछो जो टिकट जेब में लेके घूमते हैं। और जब लोकसभा की बात आई तो 1 मिनट के लिए भी, 1 महीने का चुनाव था, जयप्रकाश जी को 25 अप्रैल को टिकट मिली थी, 25 मई की वोटिंग थी, पूरा 1 महीना हो गया ना। 1 महीने में जिन व्यक्तियों के पास 1 मिनट के लिए समय ना लगाओ कांग्रेस पार्टी के लिए, तो टिकट जेब में लिए घूमते हैं, तो उनसे सवाल पूछने की बात है, वही क्यों नहीं आए? कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं हुई? नहीं, वो तो जयप्रकाश जी तो दौरे करके गए हैं, नारायण के हर गांव में आके गए हैं। तो जयप्रकाश जेपी जी ने उनके पास फोन नहीं लगाया? आप तो जयप्रकाश जेपी जी के साथ में घूम रहे थे। नहीं, मैं तो नारायण विधानसभा में घूम रहा था। तो नारायण विधानसभा के जो नेता हैं, कांग्रेस के ही तो नेता हैं वो, तो आपको ऐसा नहीं लगता जयप्रकाश जेपी जी ने उनको कॉल करा होगा? क्या पता वो कांग्रेस को वोट देना ना चाहते हो भाई, इसलिए नहीं आए हो। क्या पता वो रणजीत सिंह को वोट देना चाहते हो, इसलिए जयप्रकाश के साथ ना आए हो। कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी होती है ना, जैसे अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक अलग से मीटिंग बुलाई जाती है, तो मीटिंग तो बुलाई गई होगी, जैसे उस मीटिंग में आप भी गए होंगे। बार बार बुलाई। यहाँ पहले जयप्रकाश जी का 27 तारीख को स्वागत किया गया पीपलों के ऊपर, सिंह मोहम्मद दनेड़ी के पुल के ऊपर। उस दिन 27 से लेके फिर जयप्रकाश जी 1 तारीख को, 2 तारीख को उद्घाटन करने आए, 2 मई को यहाँ उद्घाटन करने आए ऑफिस का। उसके बाद जयप्रकाश जी लगातार 3 बार 7 तारीख को, 12 तारीख को और 21 तारीख को नारायण हल्के के सभी गाँव की एक चौपाल में वोटों की अपील करके आए। इतना समय थोड़ा ही होता है, पूरा समय था, कोई आना चाहता तो आ सकता था। आए नहीं, आपने एक बार भी नहीं देखा उनको? मुझे किसने बुलाया यार? मैं कोई बुलाए से थोड़े गया हूँ। मैं कांग्रेस की टिकट मांग रहा हूँ, कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की टिकट तो जेब में लेके घूमते हैं और कांग्रेस को कभी जीतना देना चाहते नहीं। जब उनकी टिकट आ जाए तो कांग्रेस ही हो जाओ, जब उनकी टिकट ना आए तो बीजेपी को वोट डलवा दो। ऐसे लोगों ने कांग्रेस को यहाँ खत्म कर दिया था। 4.5 साल की जस्सी पेटवाड़ की मेहनत ने यहाँ कांग्रेस को जिंदा किया है। मैं और मेरा परिवार दिन रात लगा के यहाँ कांग्रेस 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 कांग्रेस, हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब, ये पुकार की है हमने 4.5 साल लगातार, जी जान किया है। 5000 से ज्यादा चाय पिए हमने इस हल्के में। 4 रैलियां कर चुका हूं मैं खुद अकेला, मेरे दम पे नारायण हल्के में 4 रैलियां, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं।
ठीक है, पैदल चल चुका हूं मैं 350 किलोमीटर, नारायण हल्के के हर गली, हर रोड, हर गांव में 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुका हूं, जो कि नारायण हल्के में किसी ने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मुझे किसने बुलाया? मैंने कांग्रेस को वोट देना था, मैंने बीजेपी को हराना था, मैंने अपना जी जान लगा दिया, जो मैं कर सकता था तन मन और धन से वो मैंने किया है। चुनाव में न्योते नहीं भेजे जाते किसी को, जिसका मन होता है ना वो खुद आता है, खुद आके जयप्रकाश जी की मदद करते। जयप्रकाश जी कांग्रेस ही नहीं थे क्या? जयप्रकाश जी कांग्रेस की टिकट से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, सब आ रहे थे, आम आदमी पार्टी के भी लोग आए, सीपीएम के भी लोग आए, और जो गठबंधन के जो लोग थे जो वो सारे आए। इन लोगों को क्या तकलीफ थी वो इनसे सवाल पूछो आप, ये सवाल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि ये रणजीत की मदद करना चाहते होंगे, जयप्रकाश की मदद नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि जो जयप्रकाश की मदद करना चाहता था वो तो जी जान से लगा हुआ था चुनाव में, चाहे कोई किसी गांव का हो, चाहे किसी छोटा वर्कर हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई छोटा नेता हो, सब लगे हुए थे। ये नहीं करना चाहते होंगे तो नहीं आए होंगे, सीधी सी बात है भाई। बात करते हैं एक बहुत ही पुराने और बहुत ही कर्मठ नेता अपने आप को बताते हैं, बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बजेंद्र सिंह। थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस में आए, पहले वो हिसार से चुने गए थे एमपी के तौर पे बजेंद्र सिंह बीजेपी की टिकट से, और वो बीजेपी की टिकट से एमपी रहे भी, और वो आए और उसके बाद उन्होंने वोट जयप्रकाश जेपी जी के लिए इतने खास तरीके से नहीं मांगे। आपको इसके पीछे क्या रीजन लगता है? मुझे नहीं पता, ये रीजन तो वही बताएंगे, बाकी जो मैंने सुना है वो नेगेटिव ही सुना है। क्या कि भी जयप्रकाश जी को वोट नहीं दिलवाए उन लोगों ने, लेकिन वो तो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, वही बता सकते हैं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला है। आपने ये भी सुना होगा, तो फिर वोट किसको दिलवाए उन्होंने? रणजीत को दिलवाए होंगे, अगर जयप्रकाश जी को नहीं दिलवाए होंगे तो जयप्रकाश जेपी जी को वोट नहीं दिलवाए, रणजीत को वोट कैसे दिलवा सकते हैं? क्योंकि रणजीत की पार्टी से तो वो वापिस ही आए हैं कांग्रेस इस में। बात का मुझे क्या पता, वो तो आप, मैंने जो सुना वो बताया, वो आप जयप्रकाश जी से पूछो या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से पूछो, वही जवाब दे सकते हैं इस बात का। आपने देखा हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में भाई जस्सी पेटवड़ ने बताया कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।